हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है, इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से रूबरू करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। हर समाज के अंदर एक इतना सशक्त मौका छिपा होता है कि वो समस्या को बोना साबित कर देता है। कामयाबी की जितनी भी बड़ी कहानियां हैं, वो उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने समस्या को पहचाना और उसे मौके में बदल डाला। ये शब्द है जोसेफ शुगरमैन के। अपने और अपनी जिंदगी के बारे में आपकी सोच ही आपके साथ होने वाले तकरीबन हर बात का निर्धारण करती है। अपनी सोच पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना ही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्हीं बातों पर अपने शब्दों और विचारों को पूरी तरह से केंद्रित रखना जो कि आप चाहते हैं। इसके साथ ही आपको उन बातों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए जो आप नहीं चाहते। यह आसान सा फॉर्मूला हेल्थ, हैप्पीनेस और अबंडेंस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर संभावनाओं पर विचार पर ही आधारित है। इस प्रक्रिया में आप अपने इर्द गिर्द की हर बात को परेशानी या समस्या नहीं, बल्कि संभावना और मौके के रूप में देखने लग जाते हैं। आपका लक्ष्य इसी तरह से सोचने की आदत को डाल लेना है, और अन्य सभी आदतों की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप इसे लगातार दोहराकर विकसित कर सकते हैं। अंततः आप हर काम में पूरी तरह से सकारात्मक और रचनात्मक इंसान बन जाते हैं। सकारात्मक नजरिया। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में कामयाबी का सकारात्मक नजरिए से गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं जो अपने काम और जिंदगी को लेकर सकारात्मक और खुशगवार नजरिया रखते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करेगा जो नकारात्मक, निराशावादी हो और हर वक्त शिकायतें ही करता रहता हो। दुर्भाग्य से दूसरे की आलोचना और शिकायत करने में उलझना बहुत ही आसान है, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो या फिर कोई मैगजीन या किसी व्यक्ति के साथ रोजमर्रा की बातें। हम पर लगातार नकारात्मक जानकारी की बौछार होती रहती है। खुद को घेर लेने वाली ऐसी नकारात्मकता से बाहर आना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी अगर आप अपने उत्साह को बनाए रखकर अपने दिमाग को साफ और सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी बातों से हर हाल में उभरना ही होगा। तनाव पर रचनात्मक से सामना करें। एक सकारात्मक नजरिए को तनाव पर रचनात्मक प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि चाहे जो हो जाए आप मुस्कुराते ही रहें, बल्कि सकारात्मक नजरिए का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी की न टाले जा सकने वाली समस्याओं का एक औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से सामना करें। तनाव तो अवश्यभावी है, समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। आपका नियंत्रण केवल इस बात पर होता है कि स्ट्रेस पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उसका जवाब देते हैं, तो आप सकारात्मक नजरिया बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। जब आपका दिमाग शांत और साफ होगा, तो आप और ज्यादा रचनात्मक और सजग होंगे। आपको समस्या के हल और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए ज्यादा विकल्प दिखाई देंगे। आत्मशक्ति के 5 चरण। खुद को सकारात्मक रखकर अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए आपको 5 चरणों की एक प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह 5 चरण की प्रक्रिया आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने की सबसे बेहतरीन तकनीकों का मिश्रण है।
जिंदगी में आपको संभावनाओं के बारे में बेहद प्रभावी सकारात्मक विचारक बनाने के लिए अनिवार्य सारे सिद्धांतों का निचोड़ इसमें मौजूद है। ये 5 चरण क्या हैं? ये हैं: पहला, आदर्श बनाना। दूसरा, शब्दों का जामा पहनाना। तीसरा, छवि के बारे में सोचना। चौथा, भावनाओं को जोड़ना। और पांचवा, उसे साकार करना। आइए मैं आपको इन्हें पहले एक एक करके और फिर सबको मिलाकर समझाने का प्रयास करता हूं। अपने परिपूर्ण भविष्य की कल्पना करें। जिंदगी को बेहतरीन बनाने की चाहत की सबसे बड़ी बाधा आपकी सोच का सीमित दायरा ही है। हर एक में यह कमी होती है और कई लोगों में तो इतनी ज्यादा होती है कि जब काम करने की नौबत आती है तो उन्हें लकवा सा मार जाता है। अपने आप को सीमित कर देने वाली धारणा का मतलब है कि आपको अपनी प्रतिभा, बुद्धिमानी, धन, काबिलियत या मिल रहे मौकों पर संदेह है। इन धारणाओं के कारण, जिसमें से कोई शायद सही भी हो, आप अपनी वास्तविक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने से भी खुद को रोक देते हैं। अपनी संभावनाओं की राह की इन नकारात्मक बाधाओं से निजात पाने का इकलौता तरीका यही है कि आप अपने बारे में और अपने द्वारा किए जा सकने वाले कामों के बारे में सोच को बदल डालिए। आप अपनी सोच को आजाद छोड़कर अपनी पसंद की जिंदगी के बारे में सोचें, यह सोचते हुए कि हर बात संभव है। अपनी आदर्श जिंदगी की सोच को साकार करने के लिए आप एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या फिर 5 साल जैसी कोई समय सीमा निर्धारित करें। आदर्श सोच में आप अपनी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर विचार कर कल्पना करते हैं कि अगर आप हर लिहाज से हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो इन सभी में आपकी स्थिति कैसी होगी। अपनी कमाई पर एक नजर डालें। शुरुआत अपनी इनकम से ही करें। आप आज से 1, 2, 3 या 5 साल बाद कितना कमाना चाहते हैं? अपने इर्द गिर्द देखकर खुद से सवाल पूछें कि और कौन है जो उतना ही कमा रहा है जितने की मैं कल्पना कर रहा हूं, और वो मुझसे अलग क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते या आपको पक्का नहीं पता तो उनसे ही जाकर पूछ लीजिए। अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर लें। आपको इतना धन कमाने के लिए और कितने ज्ञान, कौशल और योग्यता की जरूरत पड़ेगी। इतनी कमाई के लिए आप किस तरह का काम करेंगे या आपको कैसा काम करना पड़ेगा। आप कंपनी में किस पद पर होंगे। आपको अपने क्षेत्र या पेशे में कितनी ऊंचाई तक उठना होगा। अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो आपको कितना माल बेचना होगा और किसे। अपनी परिपूर्ण जिंदगी का खाका खींचे। अपनी परिपूर्ण जीवन शैली की कल्पना कीजिए। अगर कोई भी सीमा न हो तो आप अपने हर दिन को किस तरह से जीना चाहोगे। अगर आप आर्थिक तौर पर आजाद हो गए तो किस तरह के घर में रहेंगे, किस तरह की कार आपके पास होगी। आप अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहेंगे। हफ्ते, महीने और साल भर आप किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहना चाहेंगे। आप कितना वक्त छुट्टियां बिताना चाहेंगे और आप कहां जाना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे। आपको किस तरह के काम में सबसे ज्यादा मजा आता है। अगर आपको काम से 1 महीने की जबरदस्ती छुट्टी दे दी जाए और आपके पास ढेरों सारा पैसा हो तो आप किस तरह से अपना वक्त गुजारेंगे। ये सब आप तैयार करें। योजना में परिवार को शामिल करें। अपनी आदर्श जीवन शैली का खाका खींचने में परिवार को भी शामिल करें। इसे अपने संबंधों की ही एक और कड़ी के तौर पर विकसित करें। किसी काम से लोगों का जितना ज्यादा लगाव होगा, वे उसके बारे में लिए गए हर फैसले के प्रति उतने ही समर्पित रहेंगे। कुछ वक्त पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने अपनी पत्नी और बच्चों को इकट्ठा करके उनसे चर्चा की कि वह बहुत ज्यादा काम कर रहा है और इस वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कल्पना की कि अगर कोई भी परेशानी न हो तो वे एक परिवार की तरह कैसे वक्त बिताना पसंद करेंगे। छोटे बच्चों से लेकर हर एक ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने वक्त को गुजारने और जीवन शैली के बारे में कुछ फैसले ले लिए। उन्होंने शहर से बाहर रूरल एरिया में एक बड़ी सी जगह पर रहने का फैसला किया। दोस्त ने अपने काम को कम करते हुए शहर में हफ्ते में 4 ही दिन
10 से 12 घंटे प्रतिदिन काम करने का फैसला लिया। उसके बाद एक दिन वो अपने घर के ऑफिस में 3-4 घंटे काम करता था। अब वह परिवार के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाता था और इससे उसे बहुत संतोष भी हासिल हुआ। अपने आदर्श सपनों को हकीकत में बदलें। एक बार आपने बैठकर अपनी आदर्श जीवन शैली का खाका खींच लिया, तो फिर आप इसकी तुलना अपने वर्तमान काम से करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि दोनों में आखिर क्या फर्क है। फिर आप इस दिशा में सोचना आरंभ कर सकते हैं कि अपने आदर्श लाइफस्टाइल के सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। जब आप अपने लिए जीवन शैली और इनकम का एक आदर्श खाका खींच लेते हैं, तो वास्तविकता में आप अपने जीवन की सोच और दिशा को स्पष्ट कर लेते हैं। आप अपने भविष्य को देखने लगते हैं और अपने भविष्य के सपनों को वर्तमान की हकीकत में बदलने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। स्वस्थ और फिटनेस। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आदर्श स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका स्वास्थ्य हर लिहाज से अच्छा है। ऐसे में आप आज की तुलना में किस तरह से अलग होंगे? आप अपने शरीर का कितना वजन चाहते हैं और किस हद तक फिटनेस पाना चाहते हैं? आज की तुलना में वह स्थिति कितनी डिफरेंट है? अपनी निजी ख्वाहिश के लिहाज से स्वस्थ और फिटनेस पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे? अपनी आदतों में कौन सा बदलाव लाना होगा? बाद में यही वर्णन भविष्य के प्रति आपका दृष्टिकोण हो जाता है। आप जो इंसान बन जाते हैं, अपनी निजी और पेशेवर विकास के लिहाज से अपनी आदर्श छवि बनाइए। आप भविष्य में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आपको किस अतिरिक्त ज्ञान और कौशल की जरूरत पड़ेगी? किस क्षेत्र में आप सबसे अच्छे बनना पसंद करेंगे? कौन से विषयों में आप महारत हासिल करना चाहोगे? अपने क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है? अपने वर्तमान स्थिति से अपने लक्ष्य तक तरक्की की क्या योजना है? आपकी योजना का मिशन स्टेटमेंट। जब आप अपने आप में सुधार के लिए रणनीति बनाते हैं, तो आपकी शुरुआत एक मिशन स्टेटमेंट के साथ होती है। यह इस तरह से इस बात की स्पष्ट परिभाषा होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आपने क्या समय सीमा निर्धारित की है। अपने मिशन स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए आप खुद को भविष्य में ले जाकर यह कल्पना करते हैं कि आप एक क्षेत्र विशेष में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। फिर आप अपनी जिंदगी और अपनी गतिविधियों का इस तरह से वर्णन करते हैं मानो वे सब आज ही आपके लिए साकार हो गए हैं। मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। आपकी निजी मिशन स्टेटमेंट इस तरह की हो सकती है। मैं एक खुश, हेल्दी और सकारात्मक पर्सन हूं, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसे काफी अच्छा वेतन मिलता है। ग्राहक और सहयोगी उसको आदर देते हैं और उसका परिवार भी उसे खूब प्यार करता है। इस तरह का मिशन स्टेट आपके लिए पूरी जिंदगी का खाका खींच देता है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से पहले यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि आपका फैसला क्या आपके मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में मददगार है। अगर यह आपके मिशन स्टेटमेंट या आपकी आइडियल सोच, यानी वह आदर्श इंसान जो आप बन सकते हैं, से मेल नहीं खाता, तो आप यह फैसला नहीं लेंगे। निर्णय लेने के लिए एक मापदंड। मैंने कुछ वक्त पहले ही एक बड़ी कंपनी के लिए रणनीतिक योजना के एक सत्र का आयोजन किया था। कंपनी के अधिकारियों के पास संभावनाओं से भरपूर तकरीबन 250 प्रोजेक्ट्स थे। कंपनी की आदर्श सोच और आदर्श मिशन का फैसला होते ही अधिकारियों ने उसमें से 200 प्रोजेक्ट्स को तो सिरे से ही खारिज कर दिया। हर किसी को यह बात साफ हो गई थी कि खारिज किए गए प्रोजेक्ट कंपनी के उद्देश्यों और उनकी भविष्य की सोच से मेल नहीं खाते थे। यही तरीका आपके लिए भी कारगर साबित हो सकता है। खुशियों का रास्ता। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने आदर्श की स्पष्ट परिभाषा आपको वर्तमान की तुलना में बेहतर निर्णय क्षमता देती है। ऐसे निर्णय जो कि आपको भविष्य में ज्यादा कामयाबी और खुशहाली की ओर ले जाएंगे। जैसे ही आपको अपने बेशकीमती आदर्श के नजदीक आने का एहसास होगा, आप ज्यादा खुश और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप जैसे जैसे अपने स्पष्ट लक्ष्य
या आदर्श परिस्थितियों की ओर बढ़ेंगे, आपके ऊर्जा और उत्साह के स्तर में भी इजाफा होगा। बुद्धिमानी की परिभाषा। कुछ साल पहले संस्थापन गैलप ने यह जानने के लिए कि कामयाबी के कुछ समान आधार क्या है, 1500 बेहद कामयाब पुरुषों और महिलाओं के इंटरव्यू लिए गए थे। जब उनसे बुद्धिमानी की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो जवाब बहुत ही चौंकाने वाला था और अनसोचा निकला। सर्वे में टॉप लोगों ने बुद्धिमानी को आईक्यू या स्कूल में हासिल ग्रेड की बजाय काम करने के अंदाज से बयान किया। बुद्धिमानी भरी सोच का यह मतलब पाया गया कि आप वही काम करें जो कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हो। उन्होंने बुद्धिमानी को ऐसी योग्यता करार दिया जो एक एक करके बेकार की वक्त गंवाने वाली गतिविधियों को परे हटाते हैं। ऐसी गतिविधियां जो उनको लक्ष्य हासिल नहीं करने देती या फिर कई बार तो लक्ष्य से भी दूर ले जाती है। होशियार बने। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य और आदर्श की ओर ले जा रहे हैं, तो आप बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। इस बात से भी इसकी सच्चाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं या आपका आईक्यू क्या है। यही वजह है कि आप पाएंगे कि औसत बुद्धि और स्कूल में सामान्य सा प्रदर्शन करने वाले कई लोग यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेकर घूम रहे लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। ये ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाले लोग अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त और ध्यान उन्हीं बातों पर केंद्रित रखते हैं जो कि उनको उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। उनके लिए तो वे लक्ष्य सर्वोपरि होते हैं। शब्दों के सांचे में ढालें। 5 चरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है शब्दों में ढालना। स्पष्ट शब्दों में तय कीजिए कि किस तरह का इंसान आप बनना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं और वे लक्ष्य जो आप हासिल करना चाहते हैं। शब्दों में ढालने की यह प्रक्रिया सकारात्मक होती है क्योंकि आप फिर इनके बार बार इस्तेमाल से अपने अवचेतन में यह बात डाल देंगे कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। अवचेतन गतिविधियों का नियम यानी सबकॉन्शियस एक्टिविटी कहता है कि जिस किसी भी बात को आप अपने जागृत दिमाग के आगे बार बार दोहराते हैं, आपका अवचेतन अपने आप उसे आदेश की तरह स्वीकार लेता है। एक बार आपके अवचेतन ने जागृत दिमाग की बात को आदेश की तरह स्वीकार लिया तो फिर यह इस बात को आपके अति जागृत दिमाग तक पहुंचा देता है जो आपकी जिंदगी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर रोज 24 घंटे काम करता रहता है। सकारात्मक सोच के 3 मापदंड। सकारात्मक स्वीकार्योक्तियों को 3 बिंदुओं के जरिए परिभाषित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकाधिक प्रभाव के लिए स्वीकृति इन 3 मापदंडों पर खरी उतरनी चाहिए। वो क्या है मापदंड? पहला है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा सकारात्मकता और तीसरा वर्तमान में उसकी उपयोगिता। आपका अवचेतन एक विशेष कंप्यूटर की तरह है। इससे संपर्क साधने के लिए या फिर इसे सक्रिय करने के लिए शब्दों और निर्देशों की एक खास किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह केवल ऐसे सकारात्मक निर्देश ही स्वीकारता है जो इस स्तर पर संवाद साधे, वर्तमान से संबंध रखने वाले हो और ऐसे ही मानो कि लक्ष्य को पहले ही हासिल किया गया हो। इसे न तो भूतकाल पता होता है और न ही भविष्य का। मेरी फेवरेट स्वीकारोक्ति है, मैं अपने आप को पसंद करता हूं। बार बार लगातार पूरे आत्मविश्वास के साथ जब आप दिन में कई बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं अपने आप को पसंद करता हूं, तो आप इस संदेश को अपने अवचेतन में काफी गहराई तक पहुंचा देते हैं। आप खुद को जितना ज्यादा चाहेंगे, अपनी ही नजरों में आपकी छवि उतनी ही बेहतर होगी। खुद ही अपने प्रोत्साहक बने। अपने काम काज में अपने प्रदर्शन को सुधारने या किसी भी क्षेत्र में अपने कौशल या योग्यता को सुधारने के लिए अपने आप से यह शब्द लगातार कहते रहें। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अपने आप से इस तरह से संवाद साधकर मानो आप पहले से ही वह इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद ही अपने प्रोत्साहक बन जाते हैं। तब आप पाएंगे कि आप जो भी काम करेंगे, आपका प्रदर्शन बेहतर और बेहतर होता जाएगा। एक और स्वीकारोक्ति जिसके साथ आप हर दिन की शुरुआत कर सकते हैं वो है, मैं अपने आप को पसंद करता हूं।
मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो बाकी दिन को लेकर आपके भीतर कोई खास उत्साह नहीं होता, लेकिन आप अपने दिमाग और भावनाओं पर काबू पाते हुए बस दोहराते जाइए, मैं खुद को चाहता हूँ और मैं अपने काम को पसंद करता हूँ। इस स्वीकारोक्ति को हर सुबह उत्साह के साथ दोहराने से आपको नया जोश मिलेगा और आप अपने काम को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। अपने आप से बात को नियंत्रित करें। आपकी अपने आप से बातचीत ही आपकी 95% भावनाओं को तय करती है। डॉक्टर मार्टिन सेलिमन ने अपनी किताब लॉर्ड ऑप्टिमिज्म में लिखा है कि आपका बयान करने का अंदाज ही इस बात के फैसले में अहम होता है कि आप सकारात्मक इंसान हैं या फिर नकारात्मक इंसान। आपके बयान करने के अंदाज का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे समझाते हैं। अगर आपका बातों को समझने का तरीका सकारात्मक है तो आप सकारात्मक होंगे। अगर आप उनकी नकारात्मक तरीके से व्याख्या करते हैं तो आप नकारात्मक बन जाएंगे। सेलिमैन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आशावादी लोग कोई बात गलत हो जाने के बाद भी उसे स्थायी और एक सामान्य बात न मानते हुए यह कहकर अपने आप को संभाल लेते हैं कि यह अस्थायी है और ऐसा किसी परिस्थिति विशेष के कारण हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप किसी चीज की बिक्री के लिए किसी से संपर्क करते हैं और उस व्यक्ति या कंपनी की आपके द्वारा बेची जा रही सामग्री में जरा सी भी रुचि नहीं है। आपका हर प्रयास बेकार जाता है। यह समय को बर्बाद करना ही हुआ। अगर आप एक सकारात्मक इंसान हैं तो आप इसे कुछ इस तरह से कहेंगे, चलो जाने भी दो, ऐसा केवल इसी बार हुआ है, ऐसे में यह अस्थायी हो जाता है। आप यह भी कह सकते हैं, लगता है कि ग्राहक का आज दिन अच्छा नहीं गुजरा है, यह इसे और स्पष्ट कर देता है। फिर आप कहते हैं, अगली कॉल पर मुझको कामयाबी जरूर मिलेगी। जब आप नाकामियों को इस तरह से अस्थायी करार दे देते हैं तो आप अपनी सोच को सकारात्मक बना देते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे और आशावादी बन जाते हैं। बातों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। जब नकारात्मक लोगों को ऐसी समस्या, बाधा या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वे इसका अर्थ सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर लोगों से अलग तरीके से निकालते हैं। जब वे अस्थायी तौर पर भी नाकामयाब होते हैं, जो कि स्वाभाविक है, वे तत्काल अपनी किसी कमी को इसकी वजह मान लेते हैं। अगर वे किसी को कोई चीज बेच नहीं पाए तो उनकी प्रतिक्रिया होती है, निश्चित ही चीजें बेचना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, ग्राहकों को मेरे प्रोडक्ट में जरा सी भी रुचि नहीं है, मैं इस क्षेत्र में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे एक जरा सी नाकामी को अस्थायी मानकर अगले ग्राहक के पास जाने की बजाय उसे नाटकीय तरीके से बहुत बड़ी नाकामी करार दे देते हैं। वे इस अनुभव को नकारात्मक तरीके से महसूस करते हैं। इसके कारण वे अपनी ही नजरों में कुछ गिर जाते हैं। वे कहते हैं, मुझ में कोई खास बात नहीं है। उनके काम का स्तर भी फिर गिरने लगता है और अगले प्रयास में तो उनका प्रदर्शन और भी अधिक डाउन हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि किसी घटना का क्या अर्थ निकालें यह आपके ही हाथ में होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस विकल्प का चयन करते हैं। आप ही इस बात को तय करते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष पर आप खुद को कैसे समझाएंगे। चाहे कुछ भी हो, आप ही इसे सकारात्मक रुख देने का फैसला करेंगे। सब कुछ आपके ही हाथ में है। जटिल नहीं, आसान बनाएं। जब आप सकारात्मक स्वीकारोक्तियों के साथ अपने लक्ष्यों को शब्दों का जामा पहनाते हैं तो आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे आपका अवचेतन आसानी के साथ समझकर काम शुरू कर सके। अपने लिखित स्टेटमेंटों को आसान और व्यवहारिक बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, यह निजी वक्तव्य है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह निजी और सकारात्मक है। और मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, यह निजी, सकारात्मक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। ये इस किस्म की स्वीकारोक्तियां हैं जिनको आपका अवचेतन बिना एक पल की देरी किए ही आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। उनका आपकी सोच के तरीके और अपने बारे में एहसास पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। वे आपके आत्मगौरव और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा कर देते हैं। सकारात्मक बने रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप से वर्तमान नहीं
उस परिस्थिति के बारे में लगातार बातें करते रहें जो आप बनना चाहते हैं। एक वैकल्पिक उपचार पद्धति न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आपके साथ हो रही बातों पर अपने आप से बात करने के आपके तरीके को अर्थ निकालने का तरीका कहा जाता है। आपका बातों का मतलब निकालने का तरीका आपकी सोच को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। सवाल बस यह है कि अपने आसपास हो रही घटनाओं का आप सकारात्मक अर्थ निकाल रहे हैं या नकारात्मक। याद रखिए, आशावादी वो होता है जो आधा गिलास पानी होने पर गिलास को आधा भरा हुआ कहता है, जबकि निराशावादी उसे आधा खाली कहता है। दूसरों पर भरोसा करना सीखें। करोड़पति डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन ने 12 वर्ष की उम्र में शिकागो की सड़कों पर अखबार बेचने से काम शुरू किया था। उन्होंने कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका की स्थापना की और हाल ही में जब वो 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ तो वे अपने पीछे 80 करोड़ डॉलर की संपत्ति छोड़ गए। वे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे और दूसरों पर भरोसा करने की अपनी आदत के लिए जाने जाते थे। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनको हर दम यह लगता है कि पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। इसके विपरीत कुछ लोग क्लीमेंट की तरह होते हैं जो यह सोच रखते हैं कि दुनिया उनको कामयाब बनाने की भरसक कोशिश कर रही है। इस तरह का व्यक्ति हर बात को ऐसे ही लेता है मानो यह उसकी कामयाबी की योजना का ही कोई हिस्सा हो। डब्ल्यू क्लीमेंट की एक आदत थी कि जब कभी भी कोई मुसीबत आ खड़ी होती थी तो वे कहते थे यह अच्छा हुआ। उसके बाद वे इस बात के सकारात्मक पहलू को खोजने में लग जाते थे और उन्हें हमेशा ही कुछ ना कुछ मिल जाया करता था, भले ही फिर कोई मूल्यवान सबक ही क्यों ना हो। अगर आप भी समस्या की परिभाषा को बदलकर उसे परिस्थिति, एक चुनौती या एक मौका समझने लगेंगे तो समस्या को लेकर आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक या गुस्से वाली ना होकर सकारात्मक और रचनात्मक होगी। अगर आप हर समस्या को तरक्की के मौके की तरह देखने लगें तो आपको हमेशा किसी भी समस्या से कोई मौका या लाभ उठाने का अवसर मिल ही जाएगा। जब आप इसे देखेंगे तो मान लेंगे। अपनी सोच को सुपरचार्ज करने की प्रक्रिया का तीसरा चरण है कल्पना में चित्रण करना। आप पहले ही इस बात को जान गए हैं कि आपके लक्ष्य हासिल करने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कल्पना में चित्रण का आप तभी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसका हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जैसा कि होता है, हर कोई हर वक्त कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। फर्क तो है केवल इतना कि कामयाब लोग उन बातों की कल्पना करते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि नाकामयाब लोग उन बातों की कल्पना में वक्त गंवा देते हैं जो वे नहीं चाहते। हर नए अनुभव के पहले कामयाब व्यक्ति कुछ देर ठहरकर उस गुजरे पल को दोबारा याद करेंगे जिसमें उनको पिछली बार कामयाबी हासिल हुई थी। इसके विपरीत नाकाम लोग हर नए अनुभव से पहले अपनी नाकामी के पिछले अनुभव को याद करते हैं। दोनों ही मामलों में लोग अपनी कामयाबी या नाकामयाबी की नींव पहले ही रख देते हैं। जब वे इसकी कल्पना करते हैं तो उसी वक्त अपने अवचेतन को इस बारे में आदेश भी भेज देते हैं। अवचेतन उसके बाद उस परिस्थिति के आने पर ऐसे ही शब्द और कदम तय करता है जो उनकी पहले की सोच से मेल खाते हैं। एक आदर्श परिणाम की कल्पना करें। कल्पना में चित्रण के लिए आप अपने दिमाग को भविष्य में ले जाकर अपने आदर्श भविष्य के लक्ष्य का स्पष्ट चित्रांकन करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि अगर आपने इसे हासिल कर लिया तो क्या होगा। आप अपने दिमाग की इस छवि को विस्तृत और स्पष्ट बनाते जाते हैं। आप इसी छवि को बार बार दोहराते हैं। दिन में जितनी बार संभव हो, जितने वक्त तक संभव हो, इसे करें। आपके द्वारा अपने लक्ष्य या प्रदर्शन को स्पष्ट देखे जाने और बाहरी दुनिया में उसकी हकीकत में बदलने के बीच बहुत ही सीधा नाता है। भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कल्पना की शक्ति एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। आप अपने दिमाग में मौजूद छवियों को बदलकर अपनी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने दिमाग को तैयार करें। किसी बात को शब्दों और छवियों में समेटने को मिलाकर 3 ऐसी तकनीकें हैं जिनके अभ्यास से आप अपने लक्ष्य को तेजी के साथ हासिल कर सकते हैं। इनको आमतौर पर दिमाग की प्रोग्रामिंग की तकनीकें कहा जाता है। दिमाग और अपने आप को किसी आगामी कार्यक्रम या घटना के लिए तैयार करने के लिहाज से यह बेहद प्रभावी रहती है। इन तकनीकों में से पहले को क्विक प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं।
यह इस तरह से काम करती है। सेल्स कॉल, मीटिंग या इंटरव्यू जैसे कभी कभार होने वाले महत्वपूर्ण मौकों के लिए कुछ वक्त निकालकर अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना, ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़ी इवेंट से पहले कोई एथलीट वार्म अप करता है। पहला, कुछ लंबी सांसें लीजिए। यह आपको तनाव मुक्त करके आपके दिमाग को अल्फा स्टेट यानी कि एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका अवचेतन किसी भी निर्देश को तत्काल ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। दूसरा, आप आने वाली घटना के आदर्श निष्कर्ष का चित्रण करते हैं। आप इसकी कुछ इस तरह से कल्पना करते हैं जैसे कि सब कुछ आपके अनुकूल हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सेल्स कॉल पर जा रहे हो तो आपका ग्राहक आपकी हर बात को सुनने और आपके हर सुझाव को स्वीकारने के लिए उत्सुक है। खास तौर पर इस बात की कल्पना कीजिए कि आपकी कॉल के अंत में आपका ग्राहक आपके उत्पाद के लिए चेक और सेल्स ऑर्डर पर साइन कर रहा है। मेरा एक अच्छा दोस्त इस तकनीक को कई वर्षों से इस्तेमाल करते हुए आज अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से एक हो गया है। उसका कहना है कि अधिकांशतः तो उसकी ग्राहक से मुलाकात ठीक वैसे ही होती है जिसकी कि उसने पहले से ही कल्पना की थी। आप भी इसे आजमाकर परिणाम देखिए। स्वीकारोक्ति और चित्रण। क्विक प्रोग्रामिंग टेक्निक का तीसरा और अंतिम स्टेप है, आप ऐसे शब्दों या फिर सकारात्मक स्वीकारोक्ति का चयन करें जो आपके दिमाग में मौजूद छवि के साथ मेल खाते हो। एक साधारण स्वीकारोक्ति कुछ इस प्रकार की हो सकती है: मेरी यह सेल्स कॉल बहुत अच्छी रहेगी और अंत में इससे संबंध सभी लोगों के लिए यह संतोषजनक रहेगी। आपके सेल्स कॉल को कामयाब बनाने के लिए जरूरी शब्द, एहसास, व्यवहार और शारीरिक हाव भाव की आपूर्ति के लिए फिर यही आपके अवचेतन के लिए निर्देश का काम करता है। अपने लक्ष्य को लिखें और समीक्षा करें। दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच और जिंदगी को तेजी से बदल सकते हैं और इसे स्टैंडर्ड अफर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक में आपको अपने बड़े लक्ष्यों को वर्तमान, सकारात्मक और निजी स्वीकारोक्ति के साथ इंडेक्स कार्ड पर दर्ज करना होता है। हर कार्ड पर एक लक्ष्य है और आप इस तकनीक को अपनाकर एक ही वक्त में 10 से 15 लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। इन कार्डों को अपने साथ ही लेकर चलिए। हर दिन की शुरुआत में कुछ मिनट का समय निकालकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा कीजिए। पहला कार्ड लीजिए और उसे पढ़िए। शायद पहले कार्ड में लिखा हो, मैं हर वर्ष $50,000 कमाता हूँ। कार्ड को पढ़िए और अपनी आंखों को इसी संदेश पर गड़ा दीजिए ताकि यह आपके अवचेतन में अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद आंखें बंद कीजिए और लंबी सांस लीजिए। इस स्वीकारोक्ति को 5 बार दोहराइए। इस दौरान अपने लक्ष्य की ऐसी कल्पना कीजिए मानो आपने उसे हासिल कर लिया हो। इसे देखिए और महसूस कीजिए। उसके बाद अपनी आंखें खोल लीजिए और आराम कीजिए। सांस पूरी छोड़िए और अगले कार्ड को इसी तरह से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिन के लिए तैयारी करें। 10 से 15 लक्ष्यों के साथ इस तरह की तैयारी में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। यह आपके अवचेतन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है और आपको दिन के बाकी बचे वक्त में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर देता है। अगर आप इसका दिन की शुरुआत और रातों को सोने से पहले अभ्यास करेंगे तो आपको खुद यह देखकर हैरानी होगी कि आप अपने लक्ष्य को कितनी तेजी के साथ हासिल करते हैं। आपकी जिंदगी में आकर्षण शक्ति के लिए अवचेतन ही आदान प्रदान करने वाले स्टेशन की तरह है। आप अपने लक्ष्य के संबंध में जितना ज्यादा शब्द और छवियां अवचेतन को देंगे, अपने लक्ष्यों को उतना ही जल्दी आकर्षित कर सकेंगे। आप एक जीते जागते चुंबक बन जाते हैं। मानसिक रिहर्सल का अभ्यास करें। दिमाग को तैयार करने की तीसरी तकनीक मेंटल रिहर्सल कहलाती है और इसके इस्तेमाल से आप अपने लक्ष्य को ज्यादा तेजी से और अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। इसे सभी तरह के खेलों में सिखाया और इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल और शक्तिशाली है। सबसे पहले आप बैठ या लेट जाते हैं, पूरी तरह से सहज, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेते हुए, जब तक कि आपका पूरा शरीर शांत और तनाव मुक्त न हो जाए। उसके बाद आने वाली किसी घटना या लक्ष्य की कल्पना कीजिए। आप खुद को उस अनुभव से गुजरने का मौका देते हैं और फिर उसे दिमाग में स्पष्ट तरीके से देखें। आप आगामी घटना या लक्ष्य की पूरी तरह से सही होने की स्थिति में बोले जाने वाले शब्दों और उस काम को करते हुए अपने आप को देखते हैं।
मानसिक रिहर्सल के लिए सोने के ठीक पहले का वक्त सबसे सही होता है। सोने से ठीक पहले आप अपने अगले दिन के लक्ष्य को शब्दों और छवियों के जरिए दिलो दिमाग में बिठाकर अपने अवचेतन को पूरी रात इसी लक्ष्य पर काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जब आप सुबह जागते हैं तो अधिकांशतः आपके पास अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी अंतर्दृष्टि और विचार होते हैं। यह अद्भुत तकनीक है और बहुत ही प्रभावी भी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की पूर्व तैयारी करें। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी विविध काम के लिए दिमाग को तैयार करने में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं। सोने जाने से ठीक पहले इस समस्या को अपने जागृत दिमाग के सामने पेश करके उसका हल मांगे। उसके बाद इसे पूरी तरह से भुलाकर सोने चले जाएं। अधिकांशतः जब आप सुबह उठेंगे तो हल आपके सामने होगा। यह बिल्कुल साफ और हर लिहाज से सटीक होगा। आप दिमाग को तैयार करने की इस टेक्निक का इस्तेमाल उठते वक्त ज्यादा सकारात्मक और उत्साहित महसूस करने के लिए कर सकते हैं। सोने जाने से ठीक पहले खुद से कहिए, जब मैं सुबह उठूंगा तो बहुत ही अच्छा महसूस करूंगा। इसे कई बार दोहराइए। सीधे ही कल्पना कीजिए कि आप सुबह पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उठ रहे हैं, खास तौर पर जब आपको सोने में देरी होने वाली हो और अगले दिन आपको अतिरिक्त उत्साह की दरकार हो। तो यह जरूरी हो जाता है कि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। यह हर बार काम करती है। एक तय समय पर उठें। बिना किसी अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किए अपने दिमाग को सुबह एक तय समय पर उठने के लिए तैयार कीजिए। आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम जोन में हो, आप सोने से पहले अपने दिमाग को एक तय समय पर उठने के लिए तैयार कर सकते हैं। आप ठीक उसी समय उठ जाएंगे। सोने से पहले अपने आप से कहिए, कल सुबह मैं ठीक 7 बजे उठूंगा। उसके बाद आप बिना किसी चिंता के सोने के लिए जा सकते हैं। अगली सुबह निर्धारित वक्त से ठीक पहले आपकी धड़कनें एकाएक कुछ तेज हो जाएंगी और आप पूर्व निर्धारित समय पर उठकर बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको आसानी से नींद भी नहीं आएगी। आप लंबी दूरियां तय करके और विभिन्न टाइम जोनों में जाकर भी इसी तरीके से अपने दिमाग में अलार्म सेट कर सकते हैं। कामयाबी को महसूस करें। दिमाग को तैयारी करने का चौथा तरीका इमोशनलाइजेशन कहलाता है। इसमें आपको अपने भीतर वही एहसास जगाना होता है जो कामयाबी हासिल करने पर होता है। यही तरीका आपको आदर्श शब्दों और काल्पनिक चित्रण के निर्धारण में मदद करता है। आपकी भावनाएं ही आपकी ऊर्जा का स्रोत है और यही आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला फ्यूल है। आपने यह बात तो सुनी होगी कि इंसान 10% तर्क और 90% भावनाओं वाला होता है। हालांकि सच्चाई यही है कि पहले आप 100% भावनात्मक होते हैं। आप भावनाओं के आधार पर विचार करके उसे तर्कों के जरिए सही साबित करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उससे आपकी भावनाएं किसी न किसी तरीके से जुड़ी होती हैं। सवाल बस यही है, कौन सी भावना सर्वोपरि है, मालिक या गुलाम। कई लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अपनी भावनाओं पर बहुत कम नियंत्रण के कारण वे हर वक्त दूसरे लोगों और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। उनकी अपनी कोई सोच होती ही नहीं है। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करना। नकारात्मक भावनाओं को हावी ना होने देते हुए सकारात्मक भावनाओं को अपना लें। अपनी भावनाओं को विचारपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और लक्ष्य पर केंद्रित रखकर आप अपने शब्दों, कल्पना और आदर्श परिणाम पर नजर रख सकते हैं। आदर्श परिणाम की कल्पना करें। अपनी भावनात्मक स्वभाव की ऊर्जा और ताकत को स्वतंत्र करने के लिए आपको अपने भीतर ऐसी भावनाएं लानी होंगी मानो आपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल कर लिया है। इसे अपने मन की आंखों से देखकर उसी भावना को जगाने का प्रयास करें जो इसी वक्त लक्ष्य हासिल हो जाने की स्थिति में आप महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए आपका लक्ष्य एक तय धनराशि कमाने का है। अपने आप को भविष्य में ले जाइए और अपने आप को उसी तरीके से पैसा कमाते हुए देखिए। देखिए एक बड़ा सा घर, बड़ी कार, बेहतर कपड़े, अच्छा रेस्टोरेंट और वह जीवन शैली जो आपको यह धनराशि हासिल होने पर मिल जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप यह सब मिल जाने के बाद कैसा महसूस करेंगे। गर्व, खुशी, संतोष, कृतज्ञता के वे भाव महसूस कीजिए जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद होंगे। इस मिश्रण में जान है। जैसे ही आप अपने दिमाग में मौजूद छवि, शब्दों
और अपनी भावनाओं का मिश्रण करते हैं, आप अपने अवचेतन को एकाएक सक्रिय कर देते हैं। आपका अवचेतन फिर अपनी सोच को आपके उस अति जागृत दिमाग तक पहुंचा देता है, जो कि आपके लक्ष्य को लेकर हर दिन 24 घंटे काम में लगा रहता है। आप अपने हर लक्ष्य के लिए काल्पनिक छवि, शब्दों और भावनाओं के मिश्रण का इस्तेमाल करना शुरू करें, और आपको अपने साथ होने वाली चमत्कारिक बातों पर हैरानी होने लगेगी, और उन लक्ष्यों पर भी जो आप हासिल कर लेंगे। इस प्रक्रिया को शुरू करके अपनी दिमाग की ताकत को पाने के लिए आपको अपने आदर्श, कल्पना, शब्दों और भावनाओं की शक्ति को जागृत करना होता है। सपने सच होते हैं। दिमाग को ताकत देने की 5 चरणों की प्रक्रिया का 5वां उदाहरण है रियलाइजेशन। वास्तविकता में लक्ष्यों और अपनी सभी तमन्नाओं को साकार करना। यह इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को साकार होने के लिए कुछ वक्त तो लगता ही है। कुछ लक्ष्यों को जल्दी भी हासिल किया जा सकता है, कुछ में हफ्तों का वक्त लग जाता है, और कई बार तो धैर्य भरे कई महीनों का भी। अन्य लक्ष्य लंबे समय के होते हैं, उनको साकार होने में बरसों लग जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक वक्त की आपकी सोच ही काफी हद तक यह तय करती है कि आप उसे कैसे और कब हासिल कर सकेंगे। पहले चरण का अभ्यास करने के बाद वास्तविकता भरे इस चरण का नंबर आता है। इसमें आप सहज होकर प्रक्रिया को होने देते हैं। आप अपने लक्ष्य को उनके लिए तय वक्त पर ही साकार होने देते हैं। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य ठीक उसी वक्त पर आपको हासिल होंगे, जब आप उनके लिए तैयार होंगे। कामयाब लोग अंततः लक्ष्य को हासिल करने के प्रति एक शांत और आत्मविश्वास भरा नजरिया हासिल कर लेते हैं। वे कभी भी जल्दबाजी या आपाधापी में नहीं दिखाई देते। वे शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और वे इस बात को लेकर आश्वस्त भी होते हैं कि हर बात उनके लक्ष्य को उनके द्वारा निर्धारित वक्त पर ही साकार करने के लिए हो रही है। आपकी भी कुछ ऐसी ही सोच होनी चाहिए। अपनी ताकत को दोगुना करें। आप लक्ष्यों को हासिल करने की इस 5 चरण की प्रक्रिया से और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ हर रोज होने वाली बातों पर प्रतिक्रिया की कुछ विशेष तकनीकों को अपनाना होगा। सबसे पहले, चाहे जो भी हो जाए, हर परिस्थिति में अच्छी बात को ही देखो। उसमें छुपी मूल्यवान सबक को देखो। देखें कि इस अस्थायी नाकामी या बाधा से आप क्या हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कामयाब पुरुषों और महिलाओं का 25 वर्ष तक अध्ययन किया। उन्होंने उन सभी लोगों में एक गुण समान पाया। इन सभी ने हर मुश्किल परिस्थिति में से और ज्यादा कामयाबी हासिल करने के नुस्खे ढूंढ निकालना सीख लिया था। वे अवसाद के अंधियारे क्षणों में भी कोई सुनहरी किरण खोज ही लेते थे। पूरे दिन का मार्गदर्शक। जिस तरह आप जो खाते हैं वो ही बन जाते हैं, उसी तरह से आप अपने दिमाग को जो देते हैं वही बनते हैं। हर सुबह आपका दिमाग हर बात को स्वीकारने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। आप अपनी सोच को बदलने की प्रक्रिया को गति देने के लिए हर सुबह 30 से 60 मिनट के लिए कोई ऐसी बात पढ़ सकते हैं जो कि आपको दिन की शुरुआत के लिए नई ऊर्जा और जोश दे सके। जिस तरह सुबह की वर्जिश शरीर को पूरे दिन के लिए ज्यादा मजबूत और तैयार कर देती है, ठीक उसी तरह प्रेरणादायक साहित्य के पठन की सकारात्मक मानसिक वर्जिश से आप दिन भर के लिए मानसिक तौर पर ज्यादा फिट हो जाते हैं। सुबह के पहले घंटे को पूरे दिन का मार्गदर्शक कहा जाता है। इस एक स्वर्णिम घंटे में आप अपने दिमाग को जो कुछ भी देते हैं, वह बाकी के दिन के लिए आपकी सोच को तय कर देता है। जब आप सुबह उठकर किसी अखबार को पढ़ने या टीवी देखने की बजाय कुछ सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरणादायी साहित्य पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को आने वाले वक्त के लिए पहले से ही तैयार कर लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप ज्यादा शांत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा सजग रहेंगे। कोई गुंजाइश ना छोड़ें। आप हर दिन की पूर्व योजना बनाकर और ज्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। यह कवायद आपको अपने द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में सोचने से होने वाली थकान से बचा देती है। साथ ही यह आपको अपने काम और अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण का एहसास देती है। हर बात आपकी इच्छा के अनुसार ही होती है। आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसमें पहल करने वाले बन जाते हैं, और यह सब हासिल करने के लिए बस एक आदत सूची की जरूरत होती है। पूरे दिन की योजना बनाने के लिए आदर्श समय होता है पूर्व रात्रि। आपको अगले दिन जो कुछ भी करना है उसकी एक सूची बना डालें।
इस सूची को देखकर अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान करें ताकि आप वहीं से शुरुआत कर सकें। आपको देखकर हैरानी होगी कि इसके बाद आपको कितनी सुकून भरी नींद आती है और सुबह जब आप उठते हैं तो पूरे दिन की योजना आपके सामने होती है और आपको अच्छा लगता है। दरअसल आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है। दिन की सही शुरुआत करें। दिन की शुरुआत किसी स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य सामग्री से करें। ज्यादा फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त वस्तुएं जैसे अंडे खाएं। ज्यादा रस और पानी पिएं। अन्न, दही जैसी चीजों से परिपूर्ण नाश्ता करें। पचने में मुश्किल और थकाने वाले वसा युक्त पदार्थ खाना टालें। अमेरिकी लोगों का बेकन, अंडे और ब्रेड का नाश्ता स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे बेकार है। इन चीजों को खाने के 1 घंटे बाद ही सुस्ती फिर से आप पर छाने लगेगी। आपके दिमाग का सारा खून पेट में मौजूद गरिष्ठ वसा युक्त खाने को पचाने के लिए पाचन क्रिया में जुट जाएगा। फिर आपको पूरी सुबह जागने की कवायद के लिए कॉफी के भरोसे रहना पड़ेगा। दूसरी ओर जब आप दिन की शुरुआत हल्के, स्वस्थवर्धक और पौष्टिक नाश्ते से करते हैं तो आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप ज्यादा सजग और उत्साहित रहेंगे। आप दिन के काम करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहेंगे और आप ज्यादा रचनात्मक रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग को ज्यादा खून मिलेगा। आपका दिमाग ज्यादा तेज तर्रार रहेगा। आप अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों में संभावनाएं तलाशने में कामयाब रहेंगे। आप एक ज्यादा आशावादी व्यक्ति बन जाएंगे। पर्याप्त आराम करें। दिमाग और शरीर के लिए पौष्टिक आहार के अलावा आपको पर्याप्त आराम की दरकार होती है। ग्रीन बे पैकर्स फुटबॉल टीम के मशहूर कोच विंस लोम्बार्डी कहते थे, थकान हम सबको कायर बना देती है। जब आपको पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो आपके नकारात्मक, चिड़चिड़े और आत्मविश्वासहीन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप पूरा आराम करके सही खुराक लेते हैं, आपके दिमाग को प्रेरणादायी वाचन और निरंतर लक्ष्य की वास्तविकता की तरह चित्रण की सकारात्मक विचारों भरी खुराक मिल रही होती है। तो आप एक ज्यादा सकारात्मक, आशावादी और प्रफुल्लित व्यक्ति बन जाते हैं। हर सुबह आप इसी सोच के साथ उठते हैं कि अगर आपने ठान लिया तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप इस सोच को पर्याप्त समय तक शिद्दत के साथ बनाए रखते हैं तो यह आपकी जिंदगी में सही होकर ही रहेगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।